गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं ब्रिजेश कुमार, स्पेशल टीचर, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल अटेली, ब्लॉक अटेली, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़। तो घर से पढ़ो कार्यक्रम के अंतर्गत आज फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ, जो कक्षा 7 की हमारी भूगोल की पाठ्य पुस्तक है हमारा पर्यावरण। उसका लेसन नंबर 5 है जल। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि इसका नाम ही है जल। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या क्या चित्र बनते हैं। आप नदी, झरने, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लग जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, जब बरसात होती है तो जल में कागज़ की नाव बनाकर भी कुछ बच्चे चलाते हैं। ठीक है। तो सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल एवं हिमनद हैं। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक, सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किए जाने वाला नमक होता है। बच्चों, जीवन के लिए जल बहुत अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि बिना जल के जीवन संभव नहीं है। जब हम प्यासे होते हैं तो हमारी प्यास केवल और केवल जल ही हमारी प्यास को बुझा सकता है, और कोई भी चीज़ जल प्यास को हमारे नहीं बुझा सकती है। तो हमें कभी भी जल को बर्बाद नहीं करना है, उसका दुरुपयोग नहीं करना है। ठीक है। और दूसरों को भी हमें ये संदेश देना है कि जल का जितना हम कम सदुपयोग करें उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। अब हम बात करते हैं महासागरीय परिसंचरण की। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत, सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। यह कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे तरंगे, ज्वारभाटा एवं धाराएं। तो हम बात करते हैं तरंगे। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है, ये दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है, मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं, जिनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक
विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगें या पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगें उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। ठीक है। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई थी। इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया था और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया। अब आप अनुमान लगा सकते हैं 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सुनामी कितना खतरनाक हो सकता है, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है। और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप तो पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का धुर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित, पूरी तरह से डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी तो तरंगों की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के कारण के साथ साथ इनकी गति भी 700 से 900 प्रति किलोमीटर घंटे से 70 प्रति किलोमीटर प्रति घंटे तक क्या हुआ, कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगें 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गईं, जिनके परिणाम फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियाँ क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती हैं, क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रिया बहुत कम होती है। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर ना जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंग आई तो क्या हुआ, बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई और उन्हें वहाँ से भागने का मौका भी नहीं मिला। तो ये इस प्रकार की जो तरंगें होती हैं ये बहुत ही विनाशकारी होती हैं। अगर इस प्रकार की घटनाएं
समुद्री तटों पर होती हैं, तो हमें क्या है, सावधान हो जाना चाहिए। क्योंकि अभी जैसे उन्होंने बताया कि प्रथम संकेत क्या होता है कि जल में तेज़ी से कमी आती है। अब क्या हुआ, लोगों ने देखा कि जल में तेज़ी से कमी आ रही है, तो ये एक कैसी घटना है, उससे बहुत ही अचंभे से वो वहाँ पर देखने लग गए। यदि वो उससे होने वाले खतरे को भांप जाते तो कहीं ना कहीं संभव था कि जब हमारे इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई तो हम उसे कुछ हद तक नियंत्रित कर सकते थे और उन मौतों को या उससे जो सुनामी से जो हमारे होने वाले नुकसान थे उसको कम किया जा सकता था। अब हम बात करते हैं ज्वार भाटा। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। यानी दिन में ये घटना 2 बार जरूर होती है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्सों को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। यानी जल का ऊपर उठना वो ज्वार और जल का नीचे जाना भाटा। इस क्रिया को क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो पृथ्वी एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। अब हम बात करते हैं महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। जहां गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहां कोहरे वाला मौसम बनता है जिसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। यानी जो हमारी महासागरीय धाराएं हैं वो ठंडी भी होती हैं और गर्म भी होती हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से इस लेसन में हमने जाना तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं।
तो इसके बारे में हमने जाना। तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से इस लेसन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो अपने घर पर रहें, तैयारी करें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।